जब मन में है ठान लिया तो लक्ष्य को पा ही जाएंगे, जब दरिया बनकर उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे, चलते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, बढ़ते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। मैं कहता हूँ ये सोच लेकर आगे बढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन का आई फील कि अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस हर सिटीजन के लिए क्या है? सरकार को 2 दिशाओं में और काम करना चाहिए। मुझे लगता है एक है स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है स्कूल। कोई भी बच्चा प्राइवेट वाला वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जी जान लगा दे, नवोदयन में पढ़ने के लिए, नवोदय जो स्कूल्स हैं वहां पढ़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। मुझे लगता है हर एक सरकारी स्कूल उस पैरामीटर में होना चाहिए कि प्राइवेट में मजबूरी में पढ़ाए अपने बच्चों को। लोग क्या पूछते हैं पता है, इस एग्जाम की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? तुमको क्या करना है जानकर मैक्सिमम एज लिमिट क्या करोगे तुम उसका? मेरी समझ तो ये कहती है तुम डिसाइड कर लो कि कितने साल तक, 22 साल तक, 23 साल तक, 24 साल तक या 25 साल तक। Hey everyone, this is आशीष नामदेव and I welcome you all to Indian Aspirant Show। इस एपिसोड में आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इस बार हम थोड़ा सा यूनिक ट्राई कर रहे हैं इस एपिसोड के साथ में, और आज हमने इनवाइट किया है मिस्टर मनमोहन जोशी सर को, जिनसे हम बात करेंगे कई सारी बातें आपकी विधिक शिक्षा के बारे में, सिविल जज के बारे में, जुडिशरी एग्जाम्स के बारे में और ओवरऑल सर के माइंडसेट के बारे में। प्लीज़ वेलकम मिस्टर मनमोहन सर ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, सुखी हूँ। सुपर सर, इस एपिसोड को स्टार्ट करना चाहूँगा मैं सबसे पहले मैं जुडिशियल एग्ज़ाम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे कि जुडिशियल एग्ज़ाम्स क्या होती है, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ऑडियंस के लिए, और इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, जुडिशियल सर्विसेज में जाने के लिए आफ्टर एलएलबी 2 तरह के एग्जाम होते हैं। वन इज टू बिकम गवर्नमेंट एडवोकेट, जिसके लिए कई सारे स्टेट में कई सारे नाम हैं। पॉपुलर नेम्स में एडीपीओ एक नाम होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एक नाम होता है एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक नाम होता है एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। सो गवर्नमेंट एडवोकेट, सरकारी वकील, आम बोलचाल में लोग इनको बोलते हैं। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम होता है सिविल जज बनने के लिए, और सिविल जज का नाम अब हो गया है, जो एंट्री लेवल है उसे कहते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो ये 2 एग्जाम है जहां से एंट्री होती है जुडिशरी में। जो मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है जुडिशरी के लिए दैट इज सिविल जज एग्जामिनेशन, जिसका फॉर्मेट ये है कि 3 फेज का एग्जाम ये है। पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, फिर मेंस एग्जामिनेशन है जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और फिर इंटरव्यू होता है जिसको वाइवा वोस कहा जाता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। ये यूनियन लेवल पे एग्जाम नहीं होता, स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, और हर एक स्टेट का अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। सर, मुझे जानना है कि इस एग्ज़ाम के लिए, अगर कोई जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है कोई एस्पिरेंट या कोई कर रहा है, उसके लिए सटीक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी शुरुआत होती है कि कोई भी जो जज बनना चाह रहा है वो यहाँ से देखे कि पहले कौन से स्टेट में जज बनना चाह रहा है। स्टेट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई है जिसने कि किसी भी, एक्चुअली अब आज की डेट में जो लोग एलएलबी कर रहे हैं वो किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं, तो अच्छे मार्क्स आ गए, मान लेते हैं बेंगलुरु से कर लिया, या भोपाल एनएलयू से कर लिया, रायपुर से कर लिया, या पटना से कर लिया। अब उसको एग्जाम कौन से स्टेट का देना है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया हर एक स्टेट का अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। वो चाहे तो कोई 2 या 3 स्टेट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ देखना ये चाहिए कि सिलेबस मिलता जुलता हो, क्योंकि सिलेबस अगर एकदम ही अलग होगा तो तैयारी एकदम 2 अलग अलग पोलार पे चली जाएगी। तो पहले तो अगर ये देख लिया है कि मुझे कौन सी तैयारी एग्जाम देनी है, उसका सिलेबस डाउनलोड करे और सिलेबस के बाद तैयारी में लग जाए। तो पहला स्टेप तो है स्टेट चूज करना और सिलेबस देखना। एंड सर, सिलेबस का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, जब लास्ट ईयर जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद सिद्धांत सर, और तब भी हमने उनसे बात किया था कि सिलेबस का इंपॉर्टेंस क्या है सिविल जज के लिए, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स हमने देखे हैं जो बिना सिलेबस को अच्छे से स्टडी किए हुए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और आगे जाके फिर प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस? सिलेबस अगर नहीं देखा तो ये तो ठीक वैसा ही है जैसे यू डोंट नो वेयर टू गो, कौन से पाथ, जैसे ठीक वैसे ही अपने गाड़ी चला रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि किस तरफ खाई है किस तरफ पहाड़ है, तो राइट चले जाएंगे तो टक्कर हो जाएगी पहाड़ में, लेफ्ट जाएंगे तो खाई में गिरने वाले हैं। सिलेबस का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको दायरा पता होता है कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप एमपी सिविल जज में आ जाएं, प्री एग्जाम में एक सब्जेक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जहां लिखा ही हुआ है कि चैप्टर 14, 15, 16 और 17 से क्वेश्चन आएंगे। अब ये होता है चैप्टर 1 से स्टार्ट। अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको 1 to 14 नहीं पढ़ना है, लेकिन सिलेबस नहीं पता है तो बच्चा पूरा ही पढ़ जाएगा।
करेक्ट। तो सिलेबस का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको एक दायरा, एक आउटलाइन पता होता है कि वेयर यू हैव टू गो, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। राइट सर, सिविल जज के बारे में बात करते हैं। मेरी सिस्टर है जो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रही है। कई बार हमारे डिस्कशंस हुए हैं इसके ऊपर। कई एस्पिरेंट्स के ना मोटिवेशन ये होता है कि सिविल जज के या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो पर्क्स मिलते हैं स्पेशली गवर्नमेंट का, वो मोटिवेशन बन जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि वो मोटिवेशन होना चाहिए या क्या मोटिवेशन, राइट मोटिवेशन क्या होना चाहिए किसी एग्जाम? मेरा समझना है, अगर किसी को पैसे कमाना है, पैसे कमाना, फैसिलिटी लेना अगर मोटिवेशन है, तो हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए। क्योंकि जितना पैसा आपके पास कमाने के लिए पोटेंशियल है, वो मिलेगा आपको एंटरप्रेन्योर बन के। बिजनेस से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं होता। देश के सबसे अमीर आदमी कौन है गिनेंगे तो एक अंबानी का नाम आएगा, एक टाटा का नाम आएगा, एक अडानी का नाम आएगा। इसमें से कोई भी IAS IPS सिविल जज नहीं है। पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए। कोई एक अंबानी जो अपनी वाइफ के बर्थडे पर एक दिन में 220 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो सिविल जज नहीं है, वो चीफ जस्टिस नहीं है। ये बात इतनी सी आसान सी बात मुझे नहीं पता क्यों लोगों को समझ में नहीं आती। नाउ व्हाट इज जुडिशरी एग्जामिनेशन और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन? इट इज प्योर सर्विस। आप सेवा के लिए आ रहे हैं, जिसके बदले में आपको इतना रेम्यूनरेशन मिलता है कि आपका जीवन चल जाएगा। कबीर ने कहा कि फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे 100 गुना दाम। तो जो फल के कारण पर्क के लिए सेवा कर रहा है, तो वो सेवा है ही नहीं, आप गलत जगह जा रहे हैं, गलत रास्ते पर हैं। तो जो कुछ भी मिल रहा है वो सेवा के बदले में है, वो आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन सिर्फ ये होना चाहिए व्हाट चेंजेस यू कैन ब्रिंग फॉर दिस सोसाइटी। आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये एक बढ़िया जरिया है, क्योंकि कोई टाटा, कोई अंबानी डायरेक्टली वो पैसे डोनेट करके कर सकते हैं, राइट। बट डायरेक्टली अगर किसी को जस्टिस प्रोवाइड करना है तो जज ही करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं, वो कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खान नहीं कर सकता। तो ये करने का किसके पास है क्षमता? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में। या प्राइम मिनिस्टर बन के जो प्राइम मिनिस्टर कर पा रहा है, जो CM बन के कर पाएगा, वो कोई एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाएगा। इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। तो सेवक सेवा का काम करेगा। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो थॉट में से आपसे बात करते हुए आया कि आई वॉज वर्किंग इन MNC, ठीक है। वहाँ पे ना हमारा काम था कॉल सेंटर का, BPO। तो हम लोग दिन भर प्रॉब्लम्स देखते थे कि यार सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ हमारे पास में सारी प्रॉब्लम्स की कॉल आएंगे, राइट, और हमको उनका सॉल्यूशन देना है। सेम गोज विथ जजेस, ठीक है, कि आपके पास सारे डिस्प्यूटेड केस ही आएंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम्स ही आएंगे, राइट। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर वो माइंडसेट चाहिए, जुडिशियल माइंड। हम उस शब्द के लिए, उस माइंडसेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जुडिशियल माइंड। वन हैज टू हैव अ जुडिशियल माइंड एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जुडिशियल माइंड इज आल्सो रिक्वायर्ड। एक तो वो बुद्धि होगा और बुद्धि का उपयोग करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा और समझाएंगे कि जैसे कि किसी के पास जुडिशियल माइंड नहीं है, जैसे बहुत सारी एग्जाम्स है कि आपको पता है कि लेट्स से समबडी, मैं स्पष्ट कर दूं, जुडिशियल माइंड किसी के पास नहीं होता। इट हैज टू बी इनकलकेट एंड डेवलप। कैसे डेवलप किया जाता है? लर्निंग। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कुछ क्वालिटीज पहले से किसी के पास होनी चाहिए, जैसे यू मस्ट बी फेयर इनफ, आप निष्पक्ष हों, वो तो हमको बचपन से ही पता चल जाता है हम बायस्ड हैं कि नहीं। ये बात हो रही है कि थोड़ा बहुत बायस्ड हर कोई होता है, लेकिन जब कभी बात आती है डिसीजन लेने की, अगर मान लेते हैं 2 भाई बहन है छोटे, और एक बड़े भाई को उन्होंने जज बना दिया अपने केस में और कहा कि तू डिसाइड कर हमारे बीच का मैटर, और वहां वो बिना बायस्ड हुए डिसाइड कर लेता है, मतलब वो निष्पक्ष है। ऐसे जीवन में बहुत सारी बातें आती है, 2 दोस्त लड़ रहे हैं और वहां आपके पास आ गया मैटर कि तू बता ये कैसे होगा, और आपने डिसाइड कर लिया। इन छोटी छोटी चीजों से पता चलता है आप अनबायस्ड हैं या नहीं, निष्पक्ष है या नहीं। तो अगर आप अनबायस्ड हैं, फेयर हैं आप, देन आप फियरलेस हैं, डरपोक नहीं हैं आप, देन आपके पास एक एनालिटिकल पावर है या एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वो डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी नहीं है किसी डिस्प्यूट को निपटाया हो, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में डिसीजन ले सकते हैं जहां डिसीजन लेना टफ था। इसका मतलब आप डिसीजन मेकर हैं। अगर इतनी सारी क्वालिटीज आप में हैं, तो आप जुडिशियल माइंड डेवलप कर सकते हैं बाय स्टडीइंग लॉ एंड हाउ टू अप्लाई जुडिशियल प्रोसेस। एंड आई थिंक कि अनबायस्डनेस, अगर कोई एस्पिरेंट जो जुडिशरी की सर्विस की किसी भी की प्रिपरेशन कर रहा है, सो उनको अनबायस्डनेस को बाय डिफॉल्ट अपनी पर्सनालिटी के अंदर लाना चाहिए, बनाना चाहिए। पहली क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो अनबायस्ड हो, फेयर हो, तभी तो जजमेंट दे पाएगा, तभी डिसीजन ले पाएगा। राइट। सर, एस्पिरेंट्स के लिए एक और चीज़ है डिसिप्लिन। हम जब मैं आपके पास आया था, हम बात कर रहे थे, हम टाइम और पंक्चुअलिटी की बात कर रहे थे, राइट।
तो वो टाइम और पंक्चुअलिटी आई थिंक कि हर एस्पिरेंट के लिए भी ज़रूरी है कि आपका एक फिक्स्ड रूटीन हो, फिक्स्ड टाइम हो. इसके ऊपर आपका क्या टैक है? देखिए, डिसिप्लिन के बारे में जब बात आती है तो मुझे लगता है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एस्पिरेंट और द पर्सन हु इज एस्पायरिंग टू अचीव एनीथिंग. इन ऑर्डर टू लीव अ हैप्पी लाइफ एंड प्रॉफिटेबल लाइफ वन शुड बी डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो हमेशा आपके जीवन में एक हड़बड़ी बनी रहेगी. हड़बड़ी से ऐसा कहा जाता है कि एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी वरी लेकर आता है और हमेशा आपका काम खराब होगा. तो डिसिप्लिन तो मुझे लगता है इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ लाइफ. जब सूरज और चांद डिसिप्लिन है तो आप और मैं क्यों नहीं. लेकिन ह्यूमन लाइफ क्या सोचता है पता है? जैसे मान लो सुबह 6 बजे उठना है तो पहले वो सोचता है क्यों. अगर काम नहीं है तो सोया पड़ा रहेगा. हम ऐसा ही करते हैं, लोग ऐसा ही करते हैं कि आज सुबह 6 बजे उठ के कहीं, अच्छा मान लो कभी आप सुबह जल्दी उठ गए हैं और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी और नहीं है तो माँ जरूर पूछेगी कहाँ जाना है. मतलब कहीं जाना हो तो सुबह उठो, नहीं जाना हो तो बिस्तर में पड़े रहो, क्या जरूरत है. डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये है कि आपका उठने का एक रूटीन है, आपके उठने के बाद के टाइम की प्रोडक्टिविटी आपके हाथ में है, आपका खाने का एक टाइम है और हर काम आप टाइम से करते हैं. ये डिसिप्लिन लाइफ आपके टाइम को मैनेज करता है. और एक बहुत अच्छी कहावत है, व्हेन यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. तो समय से बड़ा और कौन है? हम तो समय की पूजा कर रहे हैं, उनका ही नाम हमने महाकाल रखा हुआ है. राइट सर. अभी जब हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आपने MNC में जॉब किया, वो सुनने के बाद में मैं बहुत क्यूरियस हूँ. आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी क्यूरियस होगी कि आपकी स्टोरी क्या है. तो मेरी स्टोरी सुनने में आपको अलग से 2 घंटे का एक एपिसोड बनाना पड़ेगा. उसका रीज़न है कि कभी मैंने कहीं एक बात लिखी थी और वो ऐसी प्यारी सी बात है कि मेरी उम्र से मेरे तजुर्बे का अंदाज़ा न लगा, मेरी उम्र से मेरे तजुर्बे का अंदाज़ा न लगा, यूं चुल्लू से समंदर न खंगाला जाएगा. तो मैं काम कर रहा हूँ जब मैं क्लास 10th पास हुआ था, तब से लेकर काम कर रहा हूँ और बड़ा समय बीत गया. 95-96 से मैं काम कर रहा हूँ. मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ. मैंने बैचलर डिग्री कर रखी है म्यूज़िक में, तबला प्लेयर हूँ मैं. तो मैंने गुरुद्वारे में तबला बजाया है. मुझे 450 रुपये महीने के मिलते थे. सुबह 5 से 6:30 तबला बजाने के लिए मेरी सैलरी हुआ करती थी. छत्तीसगढ़ में गुरुद्वारा से गुरु सिंह सभा हुआ करता है, उसमें तबला बजा. 4 साल मैंने तबला बजाया. खुद की एक कोचिंग चलाई जब मैं BSc कर रहा था, उसका नाम था MM ट्यूटोरियल्स, जहाँ मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था. मैंने मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किए हैं, सेल्स का काम किया है, लीगल एग्जीक्यूटिव का काम किया है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल टाइम टीचिंग करने के पहले मैं एरिया हेड से रीजनल हेड प्रमोट हुआ और फिर मैंने रिज़ाइन किया. तो लंबा एक्सपीरियंस है काम करने का. मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेची है, शेयर के IPOs बेचे हैं, शेयर ट्रेडिंग की है और करवाई है, चाय पत्ती तक बेची है. तो काम तो चाय नहीं बेची. हाँ, आप ये मत समझना कि भविष्य में भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. मैंने चाय नहीं बेची है, बट देयर वाज अ बिजनेस ऑफ टी लीफ. तो एक मेरे मित्र थे, उनके साथ लगभग 3 महीने उसके लिए भी काम किया है. तो मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 जगह काम किया है. एडवोकेसी की है लंबे समय, वकालत की है. तो कई सारे काम किए हैं. तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कामों का अनुभव है. घाट घाट का पानी पी लिया, ऐसा कह सकते हैं. इतना सा डाइवर्स होने के बाद भी नाउ यू आर focused to Vedic Shiksha. I am focused to learn something in life. And whatever I am learning, I think I should let the person know who requires that particular knowledge. ये कहना ठीक नहीं होगा कि I am focused about this channel or that platform or this coaching. No, I am 200% focused about my learnings. मुझे लगता है कि जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में बहुत कुछ सीख लेना है. और जब सीख लिया जाए तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछने से हेजिटेट करते हैं. वो सोचते हैं ये बात पूछें कि ना पूछें. और वैदिक शिक्षा का जो YouTube चैनल या Instagram, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ इसी बात के लिए है कि जो नहीं पूछ सकता उसको भी बताऊं. क्योंकि वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ. मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया और मैं बोलने लग जाता हूँ. चाहे आप संडे मोटिवेशन मंत्रा देखें, कई सारे तो ऐसी बातें होती हैं जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं. मैं कहता हूँ किसी मित्र ने ही पूछा था, अगर आपने कभी मुझे सुना हो. अदरवाइज मैं सीधे आ जाता हूँ और कहने लगता हूँ कि इसका मतलब ये है. सर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके ना. आई एम श्योर दी ऑडियंस इज ऑल्सो एंजॉयिंग दी कॉन्वर्सेशन. सेम इज हियर विद मी. सर मुझे लगता है आप, अगर आपके साथ में बात कर रहा हूँ तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन का आई फील कि अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस हर सिटीज़न के लिए क्या है आपके पास? मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक पार्ट है लॉ का, या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिससे कि पूरा देश गवर्न हो रहा है. मुझे लगता है एंटायर लीगल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड.
और मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ, अभी नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई उस पर तो मैंने सजेशन भी ये दिया था कि लीगल एजुकेशन जो है वो प्राइमरी लेवल पे या मिडिल लेवल पे कंपलसरी हो जाना चाहिए। लीगल एजुकेशन और ट्रैफिक एजुकेशन, मुझे लगता है दिस टू शुड बी द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, और ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर ये पास होंगे तभी आपके बाकी पेपर चेक होंगे। ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हमको पता चलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अगर लोगों को यही नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं, तो आगे वो जीवन में करेंगे क्या। या जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक शब्द आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हमको यही नहीं पता कि मेरी ड्यूटी मेरे समाज, मेरे देश के लिए क्या है, ये बातें कहाँ से पता चलेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक फंडामेंटल राइट है राइट टू मैरी, विवाह का अधिकार जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। राइट टू मैरी एक ह्यूमन राइट्स भी है, और ये कहाँ है? आर्टिकल 16 ऑफ UDHR 1948 में ये लिखा हुआ है। नाउ फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करते हुए कहा, इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब आप अपने ह्यूमन राइट्स दूसरे को नहीं दे सकते हैं। इट इज़ नॉन चेंजेबल, कोई इसमें कमी नहीं कर सकता है। और ये इनहेरेंट, मतलब कोई आपको देगा नहीं, आप जन्म से इन अधिकारों को रखते हैं। कई बार मैं ऐसा पूछता हूँ स्टूडेंट्स को ही कि आपकी शादी के लिए आपके जो होने वाली वाइफ या हस्बैंड है उसको कौन चुनेगा? तो लोग अपने आप को अच्छा बताने के लिए कहते हैं मम्मी पापा चुनेंगे, या परिवार चुनेगा। जबकि लॉ कह रहा है इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, योर राइट्स हैज टू बी यूज्ड बाय यू। आपके अधिकार आप उपयोग में लेकर आएंगे। और विवाह का अधिकार एक मानव अधिकार और मूल अधिकार दोनों है। लोगों को यही नहीं पता। लोगों को यही नहीं पता कि हमारे, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड हम करते हैं टॉर्चर, किसी को मेंटल टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना। ह्यूमन राइट्स UDHR 1948 कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर। कोई किसी को टॉर्चर, कोई मतलब इवन पुलिस जो है वो किसी ऐसे आदमी को जिसको अरेस्ट किया है उसको टॉर्चर नहीं करेगी। नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर। जबकि लोगों को लग रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको टॉर्चर कर सकती है, या बाप को लग रहा है वो बेटे को टॉर्चर कर सकता है, या बेटे को लग रहा है कि मेरे को पिताजी मेरे टॉर्चर कर सकते हैं, या स्कूल में टीचर टॉर्चर कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर बिकॉज ऑफ एनी रीजन। कोई किसी को टॉर्चर नहीं करेगा। ये बातें लोगों को पता होनी चाहिए, ये बातें पता नहीं। आई थिंक सर ये जो आपका सजेशन है कि ये बेसिक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, वहाँ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। अगर किसी को, जैसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं, तो किसी के व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अगर आपके राइट्स आपको नहीं पता है, आप पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल होगा ही नहीं। ज़रूरी है वो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे जानना है कि एक चीज़ जो बेसिक एजुकेशन का पार्ट मुझे लगता है होना चाहिए, दैट स्किल। कि एक, अगर हम लोग जब बीइंग एन लाइब्रेरियन, जब हम लोग एस्पिरेंट से डील करते हैं, आप टीचर से, स्टूडेंट से डील करते होंगे, तो आपको लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ से आ रहे हैं, उनके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल तक की कमी है, जो होना चाहिए हर चीज़ में। राइट, स्किल का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। एंड व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल दी एस्पिरेंट जो इस वक्त देख रहे हैं कि वो अपनी स्किल पे कैसे काम कर सकते हैं? सी, स्किल जो शब्द है हमारे पास में, इसका मतलब होता है टू डू एनीथिंग द वे इट शुड बी डन। राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस ग्लास को ऐसे पकड़ के उठाऊंगा जैसे उठाना जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा मैंने कुशलता से उसको पकड़ा है। ठीक है, मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं वहां स्किल की जरूरत है। पहली बात तो ये। लेकिन जब हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है ऐसा कोई काम विच इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, और जिससे कोई थोड़ी बहुत अर्निंग तो कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, ये स्किल है। कोई कैमरा चला रहा है, ये स्किल है। कोई एडिटिंग कर रहा है आपके साथ में, ये स्किल है। कोई आप समझें कि पढ़ाना जानता है, ये भी एक स्किल है। ड्राइविंग का जानना, ये भी एक स्किल है। तो स्किल एजुकेशन जरूरी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सोसाइटी। ऐसा कहा जाता है जिसके पास स्किल है वो भूखे नहीं मरेगा। कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है कुछ जगह पर में, जैसे सेल्स। अगर आप सेल्स में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कोई आपका सामान नहीं खरीद रहा। आप टीचिंग में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आप किसी एग्जाम के इंटरव्यू में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल इज द की। तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। सफलता का दरवाजा कम्युनिकेशन की चाबी से खुलेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, अगर आपको सफल होना है किसी भी फील्ड में, कहीं भी होना है। जैसे मान लेते हैं कोई एक बढ़ई का काम ही कर रहा है, आपके घर में ठीक करने आया और आते ही कहता है कि सर कैसे हैं आप, और मैं ये काम इस तरह से कर दूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। यह है कम्युनिकेशन। अगर उसने इतना कम्युनिकेट कर दिया, आपको क्या लगेगा, वाह यार बढ़िया आदमी है ये। लेकिन आते ही बोल रहा है क्या करना है बताओ, आपको लगेगा पता नहीं किसको बुला लिया मैंने। कम्युनिकेशन इज द की।
तो किसी भी काम में कम्युनिकेशन जरूरी है। जैसा आपने पूछा क्या महत्व है इसका, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ द डोर ऑफ सक्सेस, ऐसा हम कह सकते हैं। राइट सर। एक और जो एस्पिरेंट से रिलेटेड है कि कई सारे एस्पिरेंट, मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ऑलमोस्ट सर सबसे ज़्यादा इतना हायर मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिली से क्यों आता है? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस? सी, पहली बात तो ये है कि जो बहुत लोअर क्लास गरीब जो लोग हैं, गरीब आदमी के पास में आज की डेट में भी अपने शहर से बाहर जाना, बाहर जाकर पढ़ना, खासकर बड़े शहरों में जाना, वहाँ का लाइफ स्टाइल मैनेज करना, कोचिंग क्लासेस की फीस अफोर्ड कर पाना, ये सब आसान नहीं है। तो गरीब आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है, नंबर 1। जो जिसको हम अफ्लुएंट सोसाइटी कहते हैं, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, बिजनेस क्लास है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सर्विस जो शब्द है वहाँ यू कैन नॉट गो फॉर एंजॉयमेंट और अर्निंग। राइट। जो आदमी ऑलरेडी बिजनेस में है, जो अपने मैनेजर को ही महीने के 2 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है, वो डेप्यूटी कलेक्टर बन के 55,000 की सैलरी क्यों लेगा? करेक्ट। एक डीसी की सैलरी 55,000 रुपीज है, आईएएस बन जाएंगे तो 90,000 1 लाख रुपीज के आसपास आप ले पाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 2.5 लाख रुपए है। तो वहां पर आप समझें कि एक बड़ा बिजनेस क्लास अंबानी का बेटा क्यों आएगा नायब तहसीलदार बन के? आप तो सोच ही बिल्कुल सही नहीं रहे, क्योंकि वो सोच रहा है कि नायब तहसीलदार जितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा नायब तहसीलदार बन के, उतने की मैं चैरिटी करके कंट्रीब्यूट कर दूंगा। तो बच कौन गए? अफ्लुएंट सोसाइटी के लोग आ नहीं रहे हैं, पुअर आ नहीं पा रहे हैं, बच गए मिडिल क्लास। तो वही आ रहे हैं जिनके सपनों की उड़ान है, वो सेवा भी करना चाह रहे हैं, वो अर्निंग भी करना चाह रहे हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में अगर पिताजी क्लर्क रहे हैं तो उनके लिए साहब बन जाना बहुत बड़ी चीज है कि मैं क्लर्क रहा हूं, मेरा बेटा साहब बन जाए, मेरा बेटा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाए। कोई कोर्ट में स्टेनो है तो वो सोच रहा है मेरा बेटा जज बन जाए। तो उनका सपना, क्योंकि उन्होंने देख रखा है, तो हमारे सपने वहां तक उड़ान भरते हैं जहां तक हमारी सोच और नजर जाती है। राइट। तो मिडिल क्लास लोग जो हैं वो 2 तरह से हैं। पहला तो समाज को सर्व करना चाहते हैं, वही है जो तकलीफ में है। राइट। जैसे कई बार है, उनको लगता है कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं आ रही है, तो वो बचपन से सोचता है कि मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन करके सोसाइटी को सर्व करूंगा। वही है जो चीज़ों को सोच रहा है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न है कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या मैक्सिमम मिडिल क्लास है, हम ऐसा कहें। आई ऑल्सो थिंक कि इसका एक रीज़न सोशल वैलिडेशन भी है। सोशल वैलिडेशन कि समाज में एक नाम हो जाता है जब एक रीज़न, मैंने उसका रीज़न बताया आपको कि पापा क्लर्क हैं और वो सोच रहे हैं कि साहब, जैसे मान लेते हैं कोई एक आदमी कलेक्ट्रेट में काम कर रहा है, और मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लरिकल लेवल पे काम कर रहा है, तो उसको पता है कलेक्टर का रुतबा बड़ा है। तो सोशल वैलिडेशन समाज में इसीलिए नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि वो सोशल वैलिडेशन है। अदरवाइज मैंने फिर एग्जांपल लिया, अंबानी के बेटे के लिए सोशल वैलिडेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सोशल वैलिडेशन में एक सरकारी पद को नहीं देखा। उसने क्या देख रखा है? बड़ा बिजनेस मॉडल। उसने देख रखा है कि लंदन में घर खरीदूंगा, उसका अलग सोशल वैलिडेशन है। तो एक रीजन तो ये है, लेकिन मैंने बताया कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वह हम किसको आदर्श के रूप में देख रहे हैं। अगर आप आदर्श को, बिजनेसमैन को आदर्श के रूप में देख रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर में जाएंगे। अगर आप टीचर को आदर्श, जैसे छोटे बच्चे के स्कूल में चले जाइए आप, मैं स्कूल में 2010, 11, 12 3 साल में मध्य प्रदेश के 200 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस में गया। स्टूडेंट से 1 to 1 बात की मैंने कि उनके जीवन में सपना क्या है, एम क्या है, कैसे करना चाहते हैं, क्या करेंगे। मोर देन 200 कॉलेजेस एंड स्कूल्स मिला करके। तो मैं बच्चों से ज़रूर पूछता था। तो मैं बहुत गांव ढाणी दूर दूर गया, तो जो छोटे बच्चे होते हैं गांव के ना, उनका सोच कहाँ तक जाता है पता है? टीचर। क्योंकि उसने टीचर को देख रहा है। क्या करना चाहते हैं आप? टीचर बनना चाहते हैं। उनका आदर्श वही है। किसी के आसपास में कोई पुलिस वाला है तो कहते हैं मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। क्यों है? क्योंकि चाचा जी पुलिस में है, ताऊ जी पुलिस में है, पिताजी पुलिस में है। किसी ने और ज्यादा अच्छा देख रखा हो तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार। क्योंकि आपकी सोच, सोशल वैलिडेशन कहाँ तक है। अगर परिवार में मान लेते हैं पिताजी ही तहसीलदार हैं, तो फिर बच्चा क्या सोच रहा है? अब वो एसडीएम, डीएम, कलेक्टर तक जाना चाह रहा है। तो हमारी सोच हमारे आसपास के दायरे से बनती है। सर एक चीज़ जो मुझे पूछना है कि एस्पिरेंट्स के साथ में ना कई सारे अप्स एंड डाउन चैलेंजेस आते हैं। हर किसी के साथ। हर किसी के साथ इन जनरल। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो हर एस्पिरेंट अपनी लाइफ के अप एंड डाउन से निकलता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ अपर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से आता है। ऐसे कौन से एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये फिगर आउट कर लेना चाहिए, और अगर फिगर आउट करने की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे फिगर आउट करते हैं कि यार मुझे गवर्नमेंट एग्जाम को छोड़ के या तो प्राइवेट की तरफ मूव कर जाना चाहिए, मैं कैपेबल नहीं हूँ। अगर इसको फिगर आउट करना हो तो किन पैरामीटर्स के बेस पे कोई एस्पिरेंट फिगर आउट कर सकता है? सी, इसमें 2-3 बातें हैं। पहला तो अप्स एंड डाउन्स जो है किसी एस्पिरेंट के लाइफ का पार्ट होता है। ये गलत स्टेटमेंट है, मैं इसको करेक्ट कर दूं आपकी तरफ से आशीष भाई, कि जीवन का मतलब है अप्स एंड डाउन्स। क्योंकि इसका मैं बार बार ऐसा कहता रहता हूँ कि ईसीजी देखिए,
ECG बताता है अप्स एंड डाउन्स, शेयर मार्केट बताता है अप्स एंड डाउन्स। शेयर मार्केट बंद होगा तो लाइन सीधी चलेगी, आदमी मर गया होगा तो लाइन सीधी चलेगी। तो लाइफ मीन्स अप्स एंड डाउन्स, पहली बात तो ये है। नाउ कैपेसिटी की जब बात होती है, मैंने देखा है कि इंदौर जैसे शहर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, बड़े बड़े शहरों में आजकल करियर काउंसलर्स मिल रहे हैं जो बच्चे को बताते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। माँ बाप बच्चों को ले करके जाते हैं। मेरी समझ ये कहती है कि हर बच्चा अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा हुआ है, हर बच्चा। सिर्फ एक ही चीज देखना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, रुचि शब्द। क्या आपका इस गवर्नमेंट जॉब में रुचि है, या उसके सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है? अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। रही बात कि कब मूव कर देना चाहिए, मूव ऑन के लिए मैं हमेशा एक थियरी में स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ, वो ये है कि आप एक टाइम लिमिट डिसाइड कीजिए। जैसे मान लेते हैं आप 21 ईयर्स की एज में या 20 ईयर्स की एज में या उससे पहले कभी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए, आपने एंटर किया, आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, DC बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वॉटएवर। एक सर्टेन टाइम फ्रेम अपने आप को दीजिए कि ये दो लोग क्या पूछते हैं पता है, इस एग्जाम की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तुमको क्या करना है जानकर मैक्सिमम एज लिमिट, क्या करोगे तुम उसका। मेरी समझ तो ये कहती है तुम डिसाइड कर लो कि कितने साल तक, 22 साल तक, 23 साल तक, 24 साल तक या 25 साल तक, कितनी एज तक मैं इस एग्जाम की तैयारी में लगा रहूंगा। और उस एज के भीतर अगर नहीं हो पाता है, ये सोचना तो खराब है हमेशा ही। मैं कभी भी ये कहता हूं कि अगर आपने एक बार सोच लिया, जब मन में है ठान लिया तो लक्ष्य को पा ही जाएंगे, जब दरिया बनकर उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे, चलते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, बढ़ते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। मैं कहता हूँ ये सोच लेकर आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी अगर सोचना है तो एक एज लिमिट डिसाइड कर लो कि 24 साल तक मैं करूंगा, 24 के बाद मूव कर जाओ। ट्राई एंड ट्राई अगेन। मैं इस फिलोसॉफी के फेवर में नहीं हूं। मैं कहता हूं ट्राई बट नॉट कीप ऑन ट्राइंग। आज कर लो, जीवन एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं। मैंने देखा है लोग 40 साल की एज तक तैयारी करते रहते हैं। काहे के लिए? जियोगे कब? अगर हम बात करते हैं इंडिया में अभी एवरेज लाइफ 67 से 70 ईयर्स है। राइट। 70 साल की एज में 50 साल मान लेते हैं आप युवा रहोगे। जैसे हम देखते हैं ना नेताओं में लिखा रहता है युवा नेता, 50 साल से 60 साल तक युवा है मान लेते हैं। तो 50 साल तक आप युवा रहेंगे, 70 साल की आपकी एज है, 20 साल बुढ़ापे में बिताएंगे, 40 साल तक आप तैयारी कर रहे हो, जियोगे कब? लाइफ इज नॉट मेंट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। तो एक एज लिमिट डिसाइड करना चाहिए उनको और उसके बाद मूव ऑन कर जाना चाहिए। सर आई एम श्योर ये सारी इन्फॉर्मेशन हर एस्पिरेंट के लिए बहुत वैल्यू एडिंग इन्फॉर्मेशन है। इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस। राइट सर। मुझे अच्छी लाइनें दो और याद आ गए, मैं सुना दूं। मैं ऐसा कहता हूं कि मिलते हैं जहां मोती समंदर खंगाल के, मिलते हैं जहां मोती समंदर खंगाल के, मुश्किल होता है वहां रास्ता जरा चलना संभाल के। और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं अभी, ये सब अनुभव की बात है, पहुंचा नहीं हूं मैं यहां सिक्का उछाल के। इट इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट एवर आई एम सेइंग टू यू। सर मुझे एक और आपसे बात करना है, दैट्स ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अभी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो मुझे आपसे बात करना है कि करंटली द बीजेपी गवर्नमेंट इज इन द पावर। रिसेंट बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, सेंट्रल स्टेट दोनों के, राइट। आप कैसे देखते हैं, इफ़ यू हैज़ टू चूज़ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को किन पैरामीटर्स के बेस पे चूज़ करते हैं? सी देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा लोगों से पूछा जाता है कि भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले किसकी सरकार आई? तो लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार आई। राइट। अभी किसकी सरकार है? तो लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार है, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी की सरकार है। जबकि हमको जानना और समझना चाहिए कि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। इसका मतलब है कि भारत आज़ाद होने के बाद जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हुए, उसके बाद से आपका और मेरा शासन है। मतलब सरकार जो भी कुछ कर रही है वो आप और मैं ही कर रहे हैं। अच्छा कर रही है तो आप और मैं जिम्मेदार हैं, खराब कर रही है तो आप और मैं जिम्मेदार हैं। पहले तो हर किसी को ये समझ लेना चाहिए। नाउ गवर्नमेंट के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है, जो भी कोई गवर्नमेंट काम कर रही है पब्लिक वेलफेयर में काम करे, नंबर 1। पब्लिक वेलफेयर का क्या मतलब है? फिलहाल तो हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है? जब आप बात करते हैं रोटी कपड़ा और मकान की, तो रोटी और कपड़ा में एक चीज़ आता है, दैट इज़ आपकी अर्निंग। राइट। जीवन आप कैसे कमा पा रहे हैं, रोजगार जिसे हम कहते हैं। रोटी कपड़ा 2 चीज़ों में आता है। जब हम मकान शब्द यूज़ करते हैं तो उसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी गवर्नमेंट जो इन 3 दिशा में काम कर रही है, मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट ठीक है।
फिलहाल गवर्नमेंट को कौन सी दिशा में काम करना चाहिए? जैसे हम देख रहे हैं कि रोड के कंस्ट्रक्शन कमाल चल रहे हैं, राइट, ओवरब्रिज पूरे भारत भर में बन रहा है। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप देख रहे होंगे, कहीं चले जाएं वहाँ सड़क बन रही है, ओवरब्रिज बन रहा है। इंदौर में ही किसी कोने में चले जाइए, यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, चीज़ें चल रही हैं। और ये कौन कर रहा है? डेफिनेटली सरकार कर रही है, सरकार ही करते हुए दिखाई पड़ रही है। सरकार को दो दिशाओं में और काम करना चाहिए मुझे लगता है। एक है स्कूल्स, जो सड़कें बन रही है अनडाउटेडली ये बहुत ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सड़कों को बीच में रोक करके स्कूल पर ध्यान दीजिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है स्कूल। कि कोई भी बच्चा प्राइवेट वाला वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जी जान लगा दे। जैसे आईआईटी में पढ़ने के लिए लोग जी जान लगाते हैं, तैयारी कर रहे हैं। नवोदयन में पढ़ने के लिए, नवोदय जो स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। मुझे लगता है हर एक सरकारी स्कूल उस पैरामीटर में होना चाहिए कि प्राइवेट में मजबूरी में पढ़ाए अपने बच्चों को, बच्चा कोई भी आदमी। तो इसके लिए क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाना होगा, हाई क्वालिटी के टीचर्स लाने होंगे। टीचर्स वो लोग नहीं होने चाहिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, जो जीवन में चूक गए हैं। हमको अभी देखने के लिए मिलता है कि टीचर कौन बन गया? जो जीवन में चूक गया, जो कुछ नहीं कर पाया वो टीचर बन गया। हम ऐसा देखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स। इसलिए जब 5 सितंबर का दिन आता है ना, टीचर्स डे, तो उस दिन मैं हमेशा एक पोस्ट लिखता हूं और कहता हूं, केवल उन शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं जो शिक्षक होने के बाद कुछ और नहीं हो जाना चाहता। क्योंकि टीचर कुछ और हो जाना चाह रहा है मतलब टीचिंग में उसको मजा ही नहीं है। तो टीचिंग में कौन चाहिए? वो लोग जो जीवन के सबसे सुप्रीम लोग हैं। सबसे ज्यादा फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, सबसे ज्यादा सम्मान उनको मिलना चाहिए। तो ये होना चाहिए स्कूल्स में। सेकंड नंबर पे आते हैं ये हॉस्पिटल्स। जितने सरकारी अस्पताल हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हो और मोहल्ले क्लिनिक हो सरकारी, जहां पर डॉक्टर कौन बैठे? वो जिसको पार्ट टाइम क्लिनिक नहीं चलानी है। डॉक्टर वो बैठे जो अपने जीवन में सबसे सुप्रीम नॉलेज वाला आदमी है। कि किसी आदमी को कोई तकलीफ है रात को, तो वो जाकर दरवाजा खटखटा सके, वहां नर्स और वार्ड बॉय ना मिले, वहां डॉक्टर मिले। ये जिम्मेदारी सरकार की है। कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कब जाए? जब सरकारी में जगह नहीं मिली। और सरकारी में जगह डेफिनेटली नहीं मिलेगी, कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और सरकार हॉस्पिटल बना नहीं पा रही है। एक बात और है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है वहां पर मैं केवल वही जाए जो ज़्यादा बीमार है। सर्दी खांसी वाला मोहल्ला क्लिनिक में चले जाए। तो सरकार को मोहल्ला क्लिनिक बनाने की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब जो है ये चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। चुनाव का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि कौन जनेऊ पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता। चुनाव का मुद्दा सिर्फ ये बातें होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि फिर देश और दुनिया को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके मैम। एंड अभी मैं आपसे जस्ट बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आई वांट टू आस्क यू, हर वो एस्पिरेंट जो इस वक्त तैयारी में लगा हुआ है, कुछ सिलेक्शन होते हैं, कुछ के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। ओवरऑल एस्पिरेंट्स के लिए आपका अगर 1 मिनट में कोई आपको अपनी बात रखना हो, मैसेज रखना हो, तो व्हाट्स योर मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स? देखिए, आपने कहा कि कुछ लोगों के सिलेक्शन हो पाते हैं, कुछ के नहीं हो पाते हैं। नहीं, मैं क्लियर कर दूं, कम के सिलेक्शन हो पाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उसका रीज़न है कि लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में पोस्ट हैं। तो हमेशा ऐसा होगा कि लाखों लोग फेल होंगे, सिलेक्शन बहुत कम लोग लेंगे। एक बात बस ध्यान में रख लीजिए, एक छोटी सी सफलता या असफलता ये तय नहीं करेगी कि जीवन में आपकी दिशा क्या है। और एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जीवन में बाधाएं आती हैं, समस्याएं पार्ट ऑफ लाइफ हैं। जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। और सफलता कोई चांदी की तश्तरी में सच कर नहीं मिलती, इसके लिए मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके लिए, और उम्मीद करते हैं फिर कभी किसी मोड़ पर और बातें करेंगे, क्योंकि बातें जो हैं वो तो अथाह हैं। I'd love to have more episodes with you, sir. Thank you very much. Thank you so much for being here.